पूरे विश्व में अक्टूबर मंथ को एडीएचडी अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन ये एडीएचडी होता क्या है, इसे किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, चलिए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स ऑटिज्म एंड एचआई। आई एम डॉक्टर दर्शिता। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। एडीएचडी का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसे शॉर्ट फॉर्म में एडीएचडी के तौर पर जाना जाता है। आजकल हर बच्चा एनर्जेटिक दिखता है, हर बच्चा हाइपर एक्टिव दिखता है, लेकिन क्या हर बच्चे को एडीएचडी होता है? द आंसर इज नो। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एडीएचडी क्या है, इसे किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ। तो इस चीज में क्या देखा जाता है कि 3 चीजों पर डायग्नोसिस बेस होता है। फर्स्ट इज इनअटेंटिवनेस, सेकंड इज इम्पल्सिविटी एंड थर्ड इज हाइपर एक्टिविटी दैट समटाइम्स सीन। इस कंडीशन में बच्चे की ये तीनों फैक्टर्स पर हम फोकस करते हैं कि ये चीजें देखी जाती है और ये ज्यादातर घर में और स्कूल में बच्चे को परेशान करती है, इस वजह से कि बच्चा स्कूल में ध्यान नहीं दे पाता है, जो सिखाया जाता है वो सीख नहीं पाता है, टीचर्स की बात नहीं मानता है, अपने ही तौर पर जो करना है वो करे जाता है। तो ये एक तरह का बिहेवियर डिसऑर्डर है। इसके बारे में जब हम जानते हैं कि द कॉज इज अननोन, ज्यादातर हम जानते नहीं है, लेकिन कुछ चीजें देखी गई है कि जैसे कि ये बॉयज में ज्यादा पाया जाता है, गर्ल्स में कम पाया जाता है। बॉयज में 2 to 3 टाइम्स हायर ये चीज देखी जाती है कंपेयर टू गर्ल्स। अनदर थिंग इज जेनेटिक भी होता है। जब फैमिली में कंसिग्यूअस मैरिज होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स के बीच में मैरिज होते हैं, तो ये चीजें भी देखी जाती है। कभी कभी एडीएचडी अलोंग विथ ऑटिज्म देखा जाता है। आजकल अलोंग विथ अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ भी देखा जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो पेरेंट्स को दूसरी चीजों पर भी डायग्नोसिस पर कंसल्ट करना जरूरी है मेरे हिसाब से। जो सारे सिम्टम्स है वो बिफोर एज ऑफ 7 years देखे जाते हैं मोस्टली, कि बच्चे 7 साल के पहले ये सारी चीजें देख उसमें पाई जाती है। और स्कूल में भी ये प्रॉब्लम करती है क्रिएट, घर में भी काम करने नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहता है। और जब हम देखते हैं कि इसमें रीजन क्या है, तो जो स्टडीज है वो उसमें पाया जाता है कि इन बच्चों में डोपामिन का जो लेवल है वो कम पाया जाता है, और जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है ब्रेन का, उसमें जो एरिया है वो सोशल जजमेंट, मूवमेंट, अटेंशन, इन चीजों को कंट्रोल करता है, वहां पर कम मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ऐसे स्कैन्स में देखा गया है। इस पर फर्दर रिसर्च अभी भी जारी है, तो इन फ्यूचर हम कुछ ज्यादा इसके बारे में भी जान पाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडीएचडी। फर्स्ट इज एडीएचडी कंबाइंड टाइप। तो इसमें क्या देखा है जाता है कि ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। इनमें तीनों चीजें देखी जाती है, इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी। तो ये तीनों चीजें हम देखे जाते हैं, और बहुत ही बच्चा डिस्ट्रैक्टेबल होता है, बहुत ही दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता है। सेकंड इज एडीएचडी इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव टाइप। इस केस में क्या होता है कि ये थोड़ा कम कॉमन टाइप है। इसमें बच्चा इम्पल्सिव भी होता है, हाइपर एक्टिव भी होता है, लेकिन इस केस में बच्चे इनअटेंटिव नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्टेबल नहीं होते हैं। तो ये चीज देखी जाती है कि इनअटेंशन इज नॉट देयर। दूसरी 2 चीज देखी जाती है, इम्पल्सिविटी देखी जाती है, हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है। थर्ड इज एडीएचडी इनअटेंटिव एंड डिस्ट्रैक्टेबल टाइप। इस केस में क्या होता है कि एडीएचडी जो होता है उसके साथ प्रीडोमिनेंटली इनअटेंशन देखा जाता है, कि बच्चे ध्यान ही नहीं दे पाता है, और डिस्ट्रैक्टेबिलिटी देखी जाती है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, टीचर्स को स्कूल में डिस्ट्रैक्ट करते हैं, घर पे पेरेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इनमें विदाउट हाइपर एक्टिविटी देखी जाती है। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो अ, हम देखते हैं किस कंडीशन में है बच्चा, उस हिसाब से टाइप डिसाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि पेट स्कैन में जैसे ये चीजें देखी गई है कि डोपामिन का लेवल कम देखा जाता है, और लो मेटाबॉलिज्म देखा जाता है, कि ब्रेन में जो एरिया है जो कंट्रोल करता है अटेंशन, सोशल जजमेंट, मूवमेंट,
वहाँ पर हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है। ज़्यादातर बॉयज़ में देखा जाता है, गर्ल्स में कम देखा जाता है, लेकिन नहीं देखा जाता ऐसा नहीं है, उनमें भी देखा जाता है। तो प्रॉब्लम लेकर पेरेंट्स कब जब दिखाने जाते हैं कि जब ये बच्चे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं दिखाते हैं, टीचर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आती है। इन केसेस में पेरेंट्स जनरल क्लिनिशियंस के पास जाते हैं। तो हम देखते हैं डिटेल में कि इन अटेंशन में क्या होता है, कि इनमें शॉर्ट अटेंशन स्पान फॉर द एज होता है, जैसे कि डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग द अटेंशन, जैसे कोई भी चीज़ आप उसको करने के लिए दोगे उसमें वो अटेंशन नहीं दे पाएगा। जैसे कि कलरिंग करना है, लिखना है, कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी दोगे उसमें बच्चा अटेंशन से के साथ नहीं करता है, बच्चा ध्यान नहीं देता है। डिफ़िकल्टी लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों को सुनने की कोशिश नहीं करता है। टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चा सुनता नहीं है। पेरेंट्स देते हैं इंस्ट्रक्शन, बच्चा सुनता ही नहीं है। बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं से कोई आवाज़ आ गई, कोई बेल बजा दिया, कोई व्हीकल गया, इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। ज़्यादातर जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, जो अभी अभी बोला है वो ही भूल जाते हैं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्किल देखी जाती है अकॉर्डिंग टू एज, पुअर स्टडी स्किल्स देखी जाती है अकॉर्डिंग टू एज। ये चीज़ें इनअटेंशन में देखी जाती है और ज़्यादातर ये चीज़ें फिर लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें करती हैं। सेकंड इज इम्पल्सिविटी। उसमें क्या होता है कि ये बच्चे दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक जगह पर बैठना नहीं पसंद होता है, कहीं से भी उनके मन में कुछ आता है फट से चले जाते हैं। तो वो अपनी वेट टर्न के लिए वेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम बच्चे सोशल गेम्स खेलते हैं, उसमें टर्न बाय टर्न बच्चे खेलते हैं, लेकिन वो अपने टर्न का वेट नहीं करता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट रिस्क लेता है विदाउट थिंकिंग बिफोर एक्टिंग। तो इन केसेस में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि रोड सेफ्टी देखनी पड़ती है, वाटर सेफ्टी देखनी पड़ती है, फायर सेफ्टी देखनी पड़ती है, लेकिन ये बच्चे कुछ कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग। तो ये इम्पल्सिविटी में आता है। थर्ड इज हाइपर एक्टिविटी। बच्चा कॉन्स्टेंटली इन मोशन होता है, रन्स और क्लाइम्स, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, ऊपर नीचे चढ़ेगा, नीचे उतरेगा, लेकिन विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी अपरेंट गोल ऑफ एक्सपेक्टेड मोशन। कुछ करना नहीं होता है लेकिन फिर भी ऐसे भागा दौड़ी करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं। उन्हें अपनी जगह पर बैठने के लिए जब एक्सपेक्ट किया जाता है कि 5 मिनट पे बैठे, या स्कूल में भी ऐसे एक्सपेक्ट किया था कि एक जगह पर बैठे, लेकिन वो नहीं बैठना चाहते हैं, अपने हैंड से फिजट करते रहते हैं। एक्सेसिवली फिजटिंग देखी जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक करते हैं, एक्सेसिव टॉकिंग देखी जाती है। उन्हें शांत बैठना अच्छा नहीं लगता है, ये चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें ज़्यादातर चीज़ें रिपीटेडली कहनी पड़ती है, बार बार चीज़ें दोहरानी पड़ती है, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। इनेबिलिटी टू स्टे ऑन टास्क, जो बताया जाता है वो करना उन्हें पसंद नहीं होता है। शिफ्ट फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क वेरी इजीली विदाउट ब्रिंगिंग एनी कंप्लीशन। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है लेकिन दूसरी चीज़ पर वो जंप कर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्टिव होते हैं, ये चीज़ें देखी जाती है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये क्लिनिकली ही देखा जाता है कि ये सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके बेस पर ही ये कॉमनली डायग्नोज होता है। तो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, इट हैज़ बीन सीन। जब ट्रीटमेंट का प्लान आता है तो उसके फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजी दो मैनेजमेंट है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप अपने फिजिशियन से कर सकते हैं, हम बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पर। तो हमें क्या करना है कि हमें ये तीनों चीज़ पर वर्क करना होता है। हाइपर एक्टिविटी पर वर्क करना होता है, इम्पल्सिविटी पर वर्क करना होता है, इन अटेंशन पर वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन अटेंशन पर। तो इस केस में आप अपने ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट से बात कर सकते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो अटेंशन डेवलप करने के लिए करी जाती है। मोस्ट कॉमन इज़ मोती पिरोना, बीड्स करने होते हैं, स्ट्रिंग में बीड्स डालना। उसके बाद होते हैं ग्लासेस, जैसे कि 3 ग्लास ले लो, 2 ग्लासेस रखो, उसके ऊपर 1 ग्लास रखो। धीरे धीरे आप ग्लासेस की संख्या बढ़ाते जाइए, इससे बच्चे की कंसंट्रेशन में डेवलप होता है। उसके बाद लेसिंग एक्टिविटीज़ होती है,
पजल्स होते हैं, पैकबोर्ड एक्टिविटीज़ होती है। इन सारी चीज़ों से बच्चों का अटेंशन स्पान काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। सेकंड इज इम्पल्सिविटी। इसके लिए हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि आस्क आस्क टू एडल्ट बिफोर एक्टिंग। जैसे कि मोस्ट कॉमनली स्कूल में देखा जाता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि रेज योर हैंड। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ काम है, आपको पानी पीने जाता है, आपको वॉशरूम जाना होता है, आपको कोई भी काम होता है, फर्स्ट रेज योर हैंड। आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि आप अपने बच्चे का इस पोज में एक पिक्चर ले लो, रेज योर हैंड करके एक पिक्चर ले लो, फिर उसको उसकी बेंच पर चिपका दो कि उसको हर बार ये चीज़ रिमेम्बर कर रहा है कि मुझे पहले एडल्ट को पूछना है, टीचर्स को पूछना है, उसके बाद मुझे अपनी जगह से खड़ा होना है। ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद है कि कोई भी जगह है जहाँ आप जा रहे हो, जैसे कि मॉल है, शॉपिंग प्लेस है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, फिर जहाँ है कुछ पानी नज़दीक है, फायर नज़दीक है, तो आपको रोड सेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर जब तक बच्चा पूरी तरह से समझ नहीं पाता है, आप उसके साथ रहिए, एडल्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। आप होल्डिंग हैंड रखिए उसका, और ज़्यादा देयर आर सो मैनी सेफ्टी कार्ड्स जो आप उसको सिखा सकते हो घर पर, कि जिससे बच्चे की धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हो। उसके बाद आता है हाइपर एक्टिविटी। तो इस कंडीशन में मैं कहूँगी कि आप कोई भी एक स्पोर्ट्स में बच्चे को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए। फुटबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है, स्विमिंग भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन फिजिकल स्पोर्ट्स से क्या होता है कि बच्चा की जो एक्सेसिव एनर्जी है वो फिजिकली ड्रेन आउट होती है, बच्चे को थकान महसूस होनी स्टार्ट होती है। इससे बच्चे को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है, टैक्टाइल इनपुट मिलता है, वेस्टिबुलर इनपुट मिलता है, जो इन बच्चों को चाहिए होता है। तो इस कंडीशंस में हम स्पोर्ट्स का सजेशन ज़रूर करेंगे कि आप साइकिलिंग करवा सकते हो, या फिर कोई भी इस तरह का, जैसे मैंने बताया कि इस तरह के स्पोर्ट्स में आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो। अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव है उनके लिए एक स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट भी होता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप उन तरह की स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट यूज़ कर सकते हो। फिर घर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे ग्राउंडिंग एक्टिविटी दिया कीजिए, कि जो भी काम करो आप ज़मीन पर बैठ कर कराओ उसके साथ, कि जैसे कि बैकबोर्ड एक्टिविटी है, पजल एक्टिविटी है, कोई भी एक्टिविटी जब आप कराने बैठो, इवन स्टडीज़ भी कराने बैठो, तो आप ज़मीन पर बिठा कर करो। इससे क्या होता है कि एक फ्लोर टाइम मिलता है बच्चे को, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ का, वो बच्चे को खींचता है, उसको वो चीज़ समझ में आनी स्टार्ट होती है कि उसे एक जगह पे बैठना है और वर्क करना है। जितना उसका सिटिंग टॉलरेंस बढ़ेगा, उसका अटेंशन भी बढ़ेगा, उसकी लिसनिंग स्किल भी बढ़ेगी, उसकी स्टडी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। तो ग्राउंडिंग एक्टिविटी ज़रूर आप बच्चों के साथ कीजिए। उसके घर के छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व कीजिए। पुलिंग पुशिंग एक्टिविटी दे सकते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग एक्टिविटी दे सकते हैं। फिर घर के छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि मटर छीलना, फिर पालक के पत्ते तोड़ना, ये सारी चीज़ें भी जब आप घर पे करते हो, उस चीज़ में भी आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व किया कीजिए। अनदर थिंग आई वुड सजेस्ट दैट आप उनकी जो डाइट है उस पर भी ध्यान दीजिए, कि क्या बच्चा ज़्यादा शुगरी फूड ले रहा है तो उसे अवॉइड कीजिए, प्रिजर्वेटिव फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना घर का बना हुआ खाना है वही दीजिए। सेकंड इज स्लीप, कि वो बच्चा प्रॉपर स्लीप ले पाता है, पूरी उसकी नींद हो पाती है या नहीं हो पाती है। 2 hours nap and 8 hours नाइट स्लीप इज रिक्वायर्ड फॉर दिस चिल्ड्रन। तो बच्चा कितने बजे सोने जाता है, कितने बजे उठता है, ये भी आप ज़रूर देखिए। कई बार भी ये देखा जाता है कि उनकी नींद पूरी ना होने की वजह से भी ज़्यादा बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो इस पर भी फोकस कीजिए। एंड द थर्ड इज मोस्ट कॉमनली सीन इन आवर सोसाइटी राइट नाउ इज पेरेंट्स आर टू मच बिजी। पेरेंट्स खुद ही इतने बिजी होते हैं कि वो बच्चे को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, और उनको लगता है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। तो अब शायद दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, घर पर कोई संभालने वाला नहीं है,
ये भी एक चीज़ होती है कि पेरेंट्स खुद ही इतने बिजी होते हैं, तो आजकल की लाइफस्टाइल में ये चीज़ भी देखी जाती है। तो फर्स्ट आप इस पर भी फोकस कीजिए कि आप उसको प्रॉपर टाइम दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। अगर नहीं दे पाते हो तो स्टार्ट कीजिए कि उन्हें एक डेडिकेटेड एटलीस्ट 1 आवर इन अ मॉर्निंग एंड 1 आवर इन अ इवनिंग आप दिया कीजिए। Before going to your job, please spend some time with your child also, and after coming from a job also spend some quality time with your child also. It will soothe your child. उसकी जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है उसे भी आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो और अपने बच्चे को एक काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज कंडीशन में ला सकते हो कि वो अच्छे से स्कूल अटेंड कर सके, अच्छे से अपना जो जो भी टास्क करे वो अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो ADHD में काफ़ी चीज़ें वर्केबल होती है। इस पर आप अच्छे से काम कीजिए, प्रॉपर वे में काम कीजिए, तो आपको उसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसी चीज़ को मैं वापस से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमको जब आपको बच्चा सिर्फ एनर्जेटिक है तो ये इनफ नहीं होता है डायग्नोसिस के लिए। हमें और भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि बच्चे की अदर सिम्टम्स है क्या, सिर्फ एनर्जेटिक है लेकिन वो इनअटेंटिव भी है क्या, वो ध्यान दे पाता है या नहीं दे पाता है, वो इम्पल्सिव है क्या, कि वो इम्पल्सिव बिहेवियर करता है कि कुछ पूछे बिना ही कुछ करना स्टार्ट कर दे। ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। अगर ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है या नहीं, उसके ऊपर से ही ये डायग्नोसिस मेड होता है। और ये बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं या नहीं, कि आपको अपना जो नॉर्मल फंक्शन है उसे करने देते हैं या नहीं करने देते हैं। तो इस पर भी आप देखें, ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती है कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत देखी जाती है ADHD चिल्ड्रन में। तो ये कंडीशंस है या नहीं, इस पर भी आप ज़रूर फोकस कीजिए। तो सारे एनर्जेटिक बच्चे ADHD नहीं होते हैं, ठीक है पेरेंट्स। तो आपको जो मैंने बात की आज आपके साथ, उस पर आप एक बार ज़रूर थिंक कीजिए। अगर आपको रिक्वायर है तो आप क्लिनिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमसे बात करने के लिए मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज में, तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रही हूँ, ईमेल एड्रेस दे रही हूँ, तो आप उस पर भी हमारे साथ बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अदर पेरेंट्स के साथ भी आप हमारे वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो इट वाज अ स्मॉल effort from my side to bring awareness about ADHD among the parents. Thank you so much for watching my videos. Keep liking my videos and sharing my videos. Don't forget to subscribe my channel Helping Hands Autism and Nature. Thank you so much. Goodbye from Dr. Darshita. See you soon again in my next video.